नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। प्रशांत जी, पवन, टोनी, जौनपुर वाले भैया, चंद्रभाल, नवीन, विमल, कैसे हैं? हाँ, शेष नारायण जी, प्रिया मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। शरीफ, अब तो आ रही है भाई, शरीफ आवाज तो आ रही है यार, ऐसा ना कहो अब। ठीक है, राधा गुप्ता जी, दीपक भाई, सुनील, रागिनी, सारे शेर शेरनी उपस्थित हो जाएंगे। कैसे हैं? ठीक है। संविधान मूल विधि में अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई हैं संविधान के अंदर, ये इंट्रोडक्शन के अंदर, ये आज उसकी आखिरी क्लास है। इसके बाद से हम टॉपिक वाइज चीजें चलाएंगे और आपको प्रॉपर उसके साथ साथ डीपीपी मिलेगी। ये तो एज अ इंट्रोडक्शन था कि आपको मैं बस चीजें समझा रहा हूं, शब्द बताते चल रहा हूं, जिससे कि आप प्रॉपरली अपनी नींव को, अपने बेस को मजबूत कर लें। ठीक है। इसके बाद से हम प्रॉपर टॉपिक वाइज चलेंगे मंडे की क्लास से, और आपको मंडे की क्लास से प्रॉपर डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? सारे साथियों को बातें क्लियर हैं? ठीक है। करण चौधरी जी, राधे राधे। ठीक, हाँ जी हाँ जी, सारे चीते मेरे, स्वागत है सारे चीतों का। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो संविधान में मैंने आपको काफी सारी चीजें समझाई कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी किसे कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको विधियों के प्रकार बताए कि भाई टाइप्स ऑफ लॉ कैसे कैसे होते हैं, इंडिया में कैसे कैसे है। कल मैंने लास्ट आपको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बताया था। ठीक है। और भी बेसिक बेसिक बातें, सीमित सरकार वगैरह, ठीक, लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें बता। ठीक, कल लास्ट क्या बताया था? कल लास्ट क्या बताया था? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तक की बात क्लियर हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि भाई हमारे यहाँ प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत चलता है, यानी कि एक गतिशील अवधारणा अपनाई जाती है, एक मूवेबल कंसेप्ट अपनाया जाता है कि परिस्थिति और समय के साथ देख करके निर्णय दिया जाता है। अभियुक्त यानी कि जिस पर भी इल्जाम लगाया है उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। दोनों पक्षों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुना जाता है और किसी को भी अपने खिलाफ बाध्य गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करते। करण चौधरी जी कह रहे हैं सर फेडरेशन बताइएगा। बच्चे, जब आपको सरकार के बारे में बताऊंगा, शासन प्रणाली के बारे में बताऊंगा, तब आपको फेडरेशन भी बताऊंगा। फेडरेशन ही नहीं बताऊंगा, कॉन्फेडरेशन भी बताऊंगा, आपको यूनियन भी बताऊंगा, परेशान ना हो, और यूनिटरी भी बताऊंगा, एकात्मक भी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? प्रिया मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, जो गिल्टी माना गया हो, गिल्टी माना गया, अपराधी घोषित कर दिया, फिर तो मेरे साथी फिर सजा काटेगा ही। ठीक है, प्रणाम भैया। जनार्दन जी स्वागत है, अजय कुमार जी स्वागत है। तो आज हम देखने आए हैं एक और शब्द, न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है? ठीक है, न्यायिक सक्रियतावाद कोई भी जानता हो मेरे बच्चे? न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब है कि भाई न्यायपालिका की सक्रियता, न्यायपालिका की, न्यायपालिका की सक्रियता, न्यायपालिका की, न्यायपालिका की, किसकी मेरे साथियों? न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, सक्रिय भूमिका।
एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, एक्टिव रोल ऑफ, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक है भाई, एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद कहीं कहीं यह कहता है कि आपकी शासन प्रणाली में, आपकी सरकार के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्टिव रोल निभाएगी। एक्टिव रोल का मतलब किस तरीके से, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरे साथियों, तनवीर भाई मूल विधि वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, सबका सब एकदम से मक्खन की तरह। ठीक, अभी इन शब्दों को सुने। मैंने कहा न्यायपालिका की जब सक्रिय भूमिका होती है आपकी शासन प्रणाली में, जैसे मेरी बात सुनना, अभी की ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, बंगाल का एक कोर्ट केस सुना था आपने, बंगाल का एक मामला सुना था जब एक नर्सिंग नर्स थी, बेचारी डॉक्टर थी, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ दुराचार किया गया था, दुराचार किया गया था। और जिस व्यक्ति ने किया था बंगाल में, वो व्यक्ति वहां का एक दलाल टाइप का व्यक्ति था, ब्रोकर टाइप का व्यक्ति था, ठीक है ना, जो हॉस्पिटल के लिए कस्टमर लाया करता था। ठीक, आपको शायद याद होगा। पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया था, पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में यह बात छपी कि इस तरीके से एक महिला के साथ दुराचार हुआ है, तो तुरंत ही न्यायपालिका ने खुद से यह मामला संज्ञान में लिया, खुद से संज्ञान में लिया, खुद ही कहा कि यह मामला कोर्ट के अंदर आएगा और हम देखते हैं कि ऐसा किस तरीके से किया गया है, किसने किया गया है, ये दुराचार किस व्यक्ति ने किया है, उसे हमारे सामने पेश करिए। यानी कि न्यायपालिका हर समय एक्टिव रहती है। क्या रहती है? एक्टिव रहती है, स्वतः संज्ञान लेती है। स्वतः क्या लेती है साथी? स्वतः संज्ञान। भाई आप एफआईआर मत कराओ, आप कोर्ट में अपील मत करो, न्यायपालिका फिर भी उन मुद्दों को न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से, मीडिया में देख करके, किसी भी तरीके से अगर न्यायपालिका तक वो बात पहुंच गई, न्यायपालिका तक वो बात पहुंच गई, तो मेरे साथी इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद, कि न्यायपालिका आपकी बिल्कुल सक्रिय तरीके से काम कर रही है। स्वतः संज्ञान शब्द कहा जाता है इसे। स्वतः संज्ञान बोले तो सेल्फ कॉग्निशन, सेल्फ कॉग्निशन या ऑटोमेटिक कॉग्निशन, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कॉग्निशन। समझ में आया? एक एक शब्द मेरे बाबू क्लियर करते चलना, एक एक शब्द क्लियर करते चलना, कि भाई आप सोचो कि न्यायपालिका तभी बीच में आएगी जब उस पर कोई अपील करने जाएगा, जब कोई कोर्ट केस दायर करेगा। नहीं बाबू, न्यायपालिका खुद से भी आपको वहां बुलवा सकती है कि आ जाओ, स्वागत है आपका। इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान। गुरुजी हमें नहीं समझ आया है, इस बैच में पूरा आर्टिकल पढ़ाएंगे ना? प्रशांत जी, पूरा का पूरा संविधान कहीं नहीं पढ़ने को मिलता, पूरा का पूरा संविधान कहीं नहीं पढ़ने को मिलता, लेकिन हाँ इतना जरूर पढ़ाया जाता है कि आप जीरो से लेके टॉप तक का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, आपसे बचेगा नहीं, ये वादा करता हूं, आपसे बचेगा नहीं, ये वादा करता हूं। इसीलिए आज तक आपने पॉलिटी इस तरीके से शुरू होती हुई देखी हो तो मुझे बताइए। ये इस बात का सबूत है कि पॉलिटी मैंने भी और बैचेस में पढ़ाई है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं बच्चों के साथ अन्याय नहीं करता। जिसके एग्जाम में जितना लेवल आता है मैं उतना देता हूं, लेकिन भैया यहां 0 to 100 लेके जाऊंगा, एक क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। इसीलिए इस तरीके से चल रही है।
और क्या कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद? और क्या कह सकते हो न्यायिक सक्रियतावाद को? देखो बिल्कुल एक और सिंपल शब्द में समझाऊं तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका न्यायपालिका स्थापित कानूनों या विधियों से आगे बढ़कर, स्थापित कानूनों, जो भी कानून बने हैं, जो भी लॉ बनाए गए हैं, स्थापित कानूनों या विधियों से आगे बढ़कर, विधियों से आगे बढ़कर, विधियों से आगे बढ़कर, आगे बढ़कर, आगे बढ़कर सामाजिक हित में, सामाजिक हित में तथा लोक सुरक्षा में निर्णय देना, सामाजिक हित में तथा लोक सुरक्षा में, सामाजिक हित तथा लोक सुरक्षा में निर्णय देती है। तथा लोक सुरक्षा में क्या देती है बाबू? तथा लोक सुरक्षा में निर्णय देती है, लोक सुरक्षा में निर्णय देती है। ऐसे डिसीजन देती है कि जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले, ठीक, जिससे समाज को कुछ सीख मिलती हो, ठीक है भैया, जो लोगों की सुरक्षा करते हो, जिनसे लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ठीक। अब चाहे उसे कानून या विधियों से आगे ही क्यों ना बढ़ना पड़े, क्योंकि आप जानते हो संविधान का व्याख्याकर्ता कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करती है आपकी जुडिशरी। और जुडिशरी जब कोर्ट केसेस आते हैं तो जज साहब ऐसा नहीं है कि भैया किसी ने किसी का मर्डर किया, अच्छा धारा नंबर पहले लगती थी 302 आईपीसी, अब लगेगी बीएनएस 103, क्या क्या सजा है? फांसी, आजीवन कारावास, इसे फांसी दे दो, ये मुझे पसंद नहीं आया, कम पसंद आया, इसे आजीवन कारावास दे दो, ये ज्यादा नालायक लग रहा है, इसे फांसी दे दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप पूरी अवस्थाएं देखेंगे, पूरा एक्टिव रोल अदा करेंगे, आप ये तय करेंगे कि किस तरीके से किन घटनाक्रम को परखते हुए आपने ये डिसीजन दिया है, ठीक। और आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को एक क्या जाता हो, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई मोटिव जाता हो, कोई ना कोई आपका मैसेज जाता हो कि जिससे समाज को सीख मिले कि हाँ न्यायपालिका हमारे हित में कार्य कर रही है। न्यायपालिका हमारे किस में कार्य कर रही है बच्चे? हित में कार्य कर रही है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोले, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा में कार्य, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा में निर्णय देना, अधिकारों की रक्षा में निर्णय देना, अधिकारों की रक्षा में, अधिकारों की रक्षा में निर्णय देना, इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। अधिकारों की रक्षा में निर्णय देना। आपके एग्जाम में आएगा न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है? न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है? बताओ क्या होता है न्यायिक सक्रियतावाद? ठीक है, रक्षा में निर्णय देना। तो मेरे साथियों, जब भी आपकी जुडिशरी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय या लोगों के अधिकारों की रक्षा में डिसीजन देती है तो इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। बताओ समझ में आया? बताओ न समझ में आया? न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये स्वतः संज्ञान से भी हो सकता है, स्वतः संज्ञान से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट में जाए। न्यायपालिका को अगर कहीं से भी ये न्यूज पता चलती है तो न्यायपालिका उस मुद्दे को स्वतः संज्ञान में ले लेती है कि भैया ये मामला दर्ज कराया जाए, ऐसा क्यों हुआ है, दोनों को मेरे सामने पकड़ के लाओ, अभियुक्त को भी लाओ जिस पर इल्जाम लगा है और जो बेचारा पीड़ित है उसे भी लेकर के आओ। तो स्वतः संज्ञान से ये हर समय एक्टिव रहती है, इसे कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। बताएं बात क्लियर हुई? समझ में आया मेरे भाइयों को? कोई शब्द में दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भाई को, ठीक। रागिनी देवी, एक बार फिर कह रहा हूं बच्चे देखो, ठीक है। मैंने कहा न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल का मतलब हो गया न्यायपालिका, ठीक है।
एक्टिविज्म का मतलब क्या है? हर समय एक्टिव रहना, हर समय। अब जैसे मान लो आपका काम है कि मम्मी ने कह दिया खाना बनाओ, मम्मी ने कह दिया कपड़े धो दो, मम्मी ने कह दिया ये कर दो। बच्चे, क्या मम्मी कहेंगी तभी आप करोगे? क्या मम्मी कहेंगी तभी आप करोगे? रागिनी, कभी कभी आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि यार शाम हो गई है, मैं सब्जी काट देती हूँ, मम्मी बस छौंका लगा देंगी। सुबह है, कपड़े वगैरह पड़े हैं, मम्मी पे लोड पड़ेगा, मैं ही धो देती हूँ। तो भाई ये आपका, रागिनी जी, एक्टिविज्म कहलाएगा कि आप कामों के प्रति सक्रिय हैं। अब न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना होता है, न्याय करना। अब लोग क्या सोचते हैं कि जब मामला कोर्ट में रजिस्टर कराया जाएगा, कोर्ट केवल तभी उसकी सुनवाई करता है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ न्यायिक सक्रियतावाद है। न्यायपालिका हर समय सक्रिय रहती है। उसे कहीं से भी किसी भी मुद्दे की अगर जरा भी भनक पड़ती है और उसे लगता है ये मुद्दा कोर्ट में आना चाहिए, तो इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान। वो खुद से बुलवा लेती है कि इस मुद्दे को कोर्ट में लाओ, इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसने किया है, जिस पर इल्जाम है, और जो पीड़ित है उसे भी लेकर के आओ। हिमसेल्फ वो ये काम करती है। और इससे करती क्या है? समाज के हित में निर्णय देती है, सामाजिक न्याय करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा में निर्णय देती है। ठीक, चाहे उसे स्थापित कानूनों और विधियों से आगे ही क्यों ना जाना पड़े, आगे ही क्यों ना जाना पड़े कि भाई कानून तो ये कह रहा था लेकिन आपने ये कर दिया। भाई इस समय की कंडीशन को देखते हुए निर्णय दिया जाता है, समय और परिस्थिति को देखते हुए निर्णय दिया जाता है। कल मैंने आपको समझाया भी था कि अगर कोई आपके साथ घूमने गया लेकिन वहां ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र पर जब आप चढ़ रहे थे तो साथी का पैर फिसल गया और वो गिर गया, तो क्या उसे आपने मारा है? उसके घर वाले तो आप पर कोर्ट केस कराएंगे कि इसने इसकी हत्या की है, इसने इसकी हत्या की है। क्या आपने उसे मारा है? नहीं ना, नहीं मारा है ना। तो भैया लगा तो आप पे था मर्डर का चार्ज, लेकिन जुडिशरी कहेगी कि भैया उनका पैर फिसला है तब जाकर के वो गिरा है, इसलिए हम इस अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर रहे हैं, बाइज्जत बरी कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में जुडिशियल एक्टिविज्म? क्लियर है? चलिए आगे। अब जो मैं बात करने आपसे जा रहा हूं, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मेरे साथियों, वो बात रहेगी शासन प्रणाली या सरकार का वर्गीकरण। सरकार कह लो, सरकार कह लो, व्यवस्था कह लो, व्यवस्था कह लो, या मेरे लालों या मेरे साथियों शासन कह लो। प्रणाली का वर्गीकरण। सरकार या शासन प्रणाली का वर्गीकरण, सरकार या शासन प्रणाली का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? सरकार या शासन प्रणाली का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हो मेरे साथियों सिस्टम। और इसे समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना होगा। इसे समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना होगा। प्यारा सा एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है? सर ये कुमार सर की पॉलिटी से इसका लेवल अप रहने वाला है क्या? मुजाहिद जी, ये तो नहीं कहूंगा, सर तो हमारे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है? उनसे बेहतर तो मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनसे बेहतर तो मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा पाऊंगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, बेहतर से बेहतर, जिससे कि आप कुछ ना छोड़ के आए। ठीक, एक एग्जाम्पल समझना, परिवार का ही एग्जाम्पल लेता हूं और इससे दो चीज आपको क्लियर होंगी। दो चीज। एक परिवार है साथियों जिसमें माता पिता हैं, जिसमें कौन है? माता पिता हैं। समझने की कोशिश करना, जिसमें माता पिता हैं। अब इन माता पिता की दो संतानें हैं, दो संतानें हैं, दो बेटे हैं इनके, मान लो। एक बेटे का नाम है राम, दूसरे बेटे का नाम है श्याम, दूसरे बेटे का नाम है श्याम। राम जो है, राम शादीशुदा है। राम कैसा है? शादीशुदा। राम की शादी हो गई है भैया, राम की शादी हो गई है, राम का अपना परिवार बन चुका है। श्याम की अभी शादी नहीं हुई है,
श्याम की अभी शादी नहीं हुई है, तो जरा सोच के देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। राम शादीशुदा है, मतलब राम की एक पत्नी होगी, राम की एक पत्नी होगी, और मान लीजिए राम की पत्नी के अलावा राम के बच्चे भी हैं, राम के बच्चे भी हैं, मतलब राम का खुद का क्या है, राम का खुद का क्या है, राम अपना अलग परिवार बना के बैठ गया है। राम का खुद एक परिवार हो गया, राम का खुद एक परिवार हो गया, ठीक। और ये पूरा का पूरा, ये साथियों पूरा का पूरा जो कंप्लीट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा रायता, ये पूरा रायता भी तो अपने आप में एक परिवार है। ये पूरा का पूरा रायता भी तो एक परिवार है। रायते से मतलब पीने वाला रायता नहीं है। ये सब लोग जो मैंने बना रखे हैं, ये भी तो मेरे भाई लोगों एक परिवार है। ये खुद भी तो एक परिवार है कि नहीं है? हाँ या ना करो, हाँ या ना। भाई मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा का बड़ा बेटा है राम, जिसकी शादी कर दी है, शादी कर दी है तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, शादीशुदा आदमी है वो, तो उसका अपना खुद का एक परिवार है, और ये कंप्लीट भी एक परिवार है। ये छोटा परिवार इस पूरे परिवार का ही तो भाग है, ये छोटा सा परिवार इस बड़े पूरे परिवार का ही तो भाग है। जी हाँ सर। अब मेरी बात सुनना, मम्मी पापा जो नियम कानून बनाएंगे, मम्मी पापा ने नियम कानून बनाए, मम्मी पापा ने नियम वगैरह जो बना रखे हैं, मम्मी पापा ने जो नियम बना रखे हैं वो किस पे भी लागू होंगे? इस पे भी लागू होंगे। मम्मी पापा ने जो नियम बनाए हैं वो किस पर भी लागू होंगे? जो नियम कानून बनाए हैं वो किस पर भी लागू होंगे? श्याम पर भी लागू होंगे, श्याम पर भी लागू होंगे। लेकिन क्या श्याम नियम कानून बना सकता है? क्या श्याम नियम कानून बना सकता है? क्या श्याम नियम कानून बना पाएगा? सर श्याम अपने नियम कानून क्यों बनाएगा? श्याम का तो परिवार ही नहीं है, श्याम का तो परिवार ही नहीं है। लेकिन भाई ये जो परिवार है ये तो अपने भी नियम कानून बनाएगा। कुछ नियम कानून मम्मी का पापा के बनाए मानेगा, कुछ अपने बनाएगा। हर घर में यही होता है, हर घर में यही होता है। भाई शादी हो जाती है, आपने खुद देखा होगा, आपके बड़े भाई होंगे, बड़े भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, भाभी भाई को भड़काती रहती है, अरे ये काम देखो सास ससुर जी हमसे ऐसे करवाते हैं, ये है वो है, बड़ी ही पीड़ित हूँ, फलाना हूँ टिकाना हूँ, थोड़ा सा कुछ करिए ना। तो ये चीज जो होती है घर में, इसकी वजह से इस छुटके परिवार में भी नियम कानून बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी हाँ सर। लेकिन ये बेचारा जो अनब्याया है, जिसकी शादी भी नहीं हुई, ये किसके नियम कानून मानेगा पूरी तरह से? मम्मी पापा के। एग्जाम्पल क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? हाँ या ना करो। एग्जाम्पल क्लियर है इतना? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब मैं एक शब्द लिखूंगा और आप कहेंगे वाह सर आनंद मोहक हो गया, आज तक किसी ने नहीं बताया ऐसा। ठीक, इतना एग्जाम्पल क्लियर है? बहुत अच्छे। अब मेरे साथियों, ये जो मम्मी पापा हैं, यानी कि ये कंप्लीट परिवार, ये मम्मी पापा जो नियम कानून बना रहे हैं ना, ये मम्मी पापा जो नियम कानून बना रहे हैं, यही है आपकी केंद्र सरकार, यही है आपकी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही है आपकी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, यही है आपकी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। जी हाँ सर, पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। यानी मम्मी पापा ने पूरे परिवार के लिए कानून बनाया था, ठीक। लेकिन राम बाबू जिनकी शादी हो गई, राम बाबू जिनकी शादी हो गई, उन्होंने कुछ नियम कानून अपने भी अलग बनाए, उन्होंने कुछ नियम कानून अपने भी अलग बनाए। यानी ये जो छोटा परिवार बन के आया है, ये जो छोटा परिवार बना है, ये है आपकी राज्य सरकार, ये है आपकी राज्य सरकार, ये है आपकी राज्य सरकार। यानी राज्य सरकार वो होती हैं जो खुद भी अपने कानून बनाती हैं और साथ में किसके कानूनों को भी मानती हैं? केंद्र के कानूनों को भी मानती हैं। किसके कानूनों को भी मानती हैं? केंद्र के कानूनों को भी मानती हैं। और ये श्याम लला, ये श्याम लला जिनका विवाह नहीं हो पाया, ये बेचारे पूरी तरह से केंद्र सरकार के कानून मांग रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं। ये कौन है? ये यूनियन टेरिटरी होते हैं, ये यूनियन टेरिटरी होते हैं, ये यूनियन टेरिटरी होते हैं, यही होते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। क्या होते हैं साथी? संघ शासित प्रदेश, ठीक है। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो क्लास को रिकॉर्डेड देखते हो या लाइव भी देख रहे हो, उनमें से बहुत सौ को ऐसा लगता होगा ये मास्टर पागल है,
ये मास्टर पागल है, ये एक लाइन नहीं लिखाता है, एक लाइन नहीं लिखाता है। आधे घंटे से ज्यादा से क्लास चल रही है, इस मास्टर ने अभी तक एक लाइन नहीं लिखाई। मेरे बाबू, मैं रट्टाफिकेशन वाली पॉलिटी नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं रट्टाफिकेशन वाली पॉलिटी नहीं पढ़ाने आया हूं। लेकिन ये वादा करता हूं, जब कुछ दिन क्लास होते हुए हो जाएंगे और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन इन्हीं क्लास के टॉपिकों से मिलेगा, इन्हीं क्लास के टॉपिकों से मिलेगा, ये वादा है। रट्टाफिकेशन वाली पॉलिटी में आने चलने नहीं दूंगा, ना ही चलाऊंगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई? आज तक आपने ऐसा सुना, ऐसे समझा कि मेरे साथियों ये पूरा परिवार था, घर की व्यवस्था, मम्मी पापा के नियम कानून, बेचारा जिसकी शादी नहीं हुई वो तो मान रहा है, यानी केंद्र सरकार के कानून फॉलो हो रहे हैं पूरी तरह से। यूनियन टेरिटरी, केंद्र सरकार के भी कानून मानने, कुछ कानून अपने भी बना रखे हैं, यही होती है राज्य। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है इतनी मामला? बहुत बढ़िया, ये चीजें दिमाग में रखना कि केंद्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, संघ क्या होता है। अब कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, केंद्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, संघ क्या होता है। आओ वापस मैं इस शब्द पर आता हूं, आओ इस शब्द को अब पकड़ता हूं। क्या कह रहा था मैं? हाँ जी, क्या हेडिंग थी अपनी? सरकार, सरकार या इसी को कहते हैं हम लोग, क्या भी कहते हैं देखो, व्यवस्था या शासन प्रणाली। सरकार या शासन या व्यवस्था, व्यवस्था प्रणाली। ठीक है भाई, प्रणाली, सरकार या शासन या व्यवस्था प्रणाली मतलब क्या है? हाँ, का वर्गीकरण। अच्छा, प्रकार देख रहे हैं, मैं यही भूल गया, मैं कह रहा क्या देख रहे हैं भैया? वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। इसी के बाद से आपके मैं टॉपिक शुरू कर दूंगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और लगा के लिख सकते हो आप सिस्टम। ठीक है, राज्य क्या होता है, संघ क्या होता है, केंद्र क्या होता है, तीनों में अंतर क्या है, ये आप समझ गए होगे, ये आप समझ गए होगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको शासन, शासन कौन चलाती है? सरकार चलाती है, या जिसको आप व्यवस्था भी कह सकते हो कि कैसी व्यवस्था प्रणाली है। ठीक, आइए किस तरीके से मेरे साथियों इनका क्लासिफिकेशन है, तो दो तरह से, दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। पहले वो दो तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका तो होता है साथियों विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर, है ना, व्यवस्था। ठीक, देखो इसे आप कह सकते हो कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के, आपसी संबंधों के, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर, आपसी संबंधों के, आपसी संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर। ठीक है भाई, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, परेशान ना होना। बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन रिलेशंस ऑफ, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, एंड एग्जीक्यूटिव। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आता है संविधान की प्रकृति के आधार पर, संविधान की प्रकृति के आधार पर, संविधान की, संविधान की प्रकृति के आधार पर, संविधान की प्रकृति के, प्रकृति के आधार पर, संविधान की प्रकृति के
आधार पर। ठीक है भाई, संविधान की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, संविधान की प्रकृति के आधार पर। अब वैसे तो सरकारें आपने 4 सुनी होंगी, ठीक है, ठीक, सरकारें आपने 4 सुनी होंगी। बता सकते कौन कौन सी 4? देखो शॉर्ट में बताता हूं, ये 4 सरकारें आपने सुना होगा, इनका नाम कभी ना कभी। एक आपने सुना होगा संसदीय सरकार, ये आपके कई पेपरों का हिस्सा है, सिलेबस में लिखी रहती है संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकार। एक होती है आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली या अध्यक्षात्मक सरकार, जो कहना चाहते हैं। एक होती है आपकी संघात्मक सरकार, और एक होती है आपकी एकात्मक सरकार। आपने जरूर इनके नाम सुने होंगे। और आप लोग जो ज्यादातर एग्जाम देखते हो, उनमें जो सिलेबस में हिस्सा रहती है वो संसदीय प्रणाली रहती है। तो लोग क्या सोचते हैं, हमें संसदीय प्रणाली पढ़नी है, बाकियों से कोई लेना देना नहीं। अरे मेरे बाबू, एक चीज सोच के देखो, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमें राज व्यवस्था पढ़नी है, तो क्या बिना संविधान के राज्य व्यवस्था पढ़ लोगे? बिना संविधान के राज्य व्यवस्था पढ़ लोगे? हैं, मुझे बताओ। मैंने कहा कि कॉपी पर लिखिए मैं पागल हूं, कॉपी पर लिखिए मैं पागल हूं, लेकिन पेन का यूज नहीं करना है। तो क्या मैंने ये बोलना जरूरी है कि पेन से लिखो? आपके इतना लॉजिक नहीं है आपके अंदर कि पेन से ही लिखा जाएगा? मुझे बताओ। मैंने कहा कि कॉपी पर लिखिए मैं पागल हूं, तो भाई अब मुझे ये भी बोलना पड़ेगा क्या कि पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, उससे लिखिए? आपके अंदर इतना तो लॉजिक है ना कि पेन पेंसिल लेना पड़ेगा, सर ने कहा है लिखिए। बात क्लियर है? तो वही चीज, अगर सिलेबस में संसदीय प्रणाली लिखा है, तो भैया संसदीय प्रणाली जानने के साथ साथ ये भी तो जान लो कि सरकारें होती कितने तरह की है, तब जाकर के आप बता पाओगे संसदीय प्रणाली में अच्छा ये चीज होती है, तब ये संसदीय है। ऐसा हो जाए तो अध्यक्षात्मक हो जाएगी, इस तरीके की हो तो संघात्मक, ऐसी हो तो एकात्मक, तभी तो बता पाएंगे। क्लियर है? तो मेरे साथियों जरा सुनना, ये जो 4 सरकारें मैंने आपको दिखाई हैं, मेरे लालों, ये जो 4 सरकारें मैंने आपको दिखाई हैं, यहां पर जरा गौर से देखिए। ये विधायिका और कार्यपालिका के रिलेशन के बेसिस पर 2 तरह की सरकार है। नंबर एक इसे कहते हैं हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। आप गवर्नमेंट लिखना चाहें गवर्नमेंट लिख लें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, सरकार लिखें, प्रणाली लिखें, बात एक ही है। ठीक, मैंने कहा संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या संसदीय सरकार, संसदीय सरकार। अभी इसके और भी नाम होते हैं, बताऊंगा आपको, ठीक है, परेशान ना होना। दूसरी तरफ मेरे साथियों, दूसरी तरफ देखिए, मैंने आपसे कहा नंबर 2, ये होती है आपकी अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या गवर्नमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक सरकार या प्रणाली, अध्यक्षात्मक सरकार कह लो या प्रणाली कह लो। ठीक है, अध्यक्षात्मक प्रणाली कह लो, सरकार कह लो, आपकी जो इच्छा हो वो कह लो, अगर आप संविधान की प्रकृति के आधार पर देखें, तो 2 तरह की आपको यहां सरकार मिलेगी। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं मेरे साथियों संघात्मक सरकार, संघात्मक प्रणाली,
संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, और दूसरी कौन सी मिलेगी साथी? दूसरी कौन सी मिलेगी? एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। ठीक है भाई, संघात्मक प्रणाली या एकात्मक प्रणाली। ठीक है, संघात्मक प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? तो इंग्लिश में लिख लेना मेरे भाई, अंग्रेजी जरूर लिख लेना। अंग्रेजी में कहते हैं इसे फेडरल सिस्टम। ठीक, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। एक भाई पूछ रहा था ना, उसकी मनोकामना पूरी हो गई होगी। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। अब मेरे साथियों मैं आपको एक एक को पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना, एक एक को पढ़ाऊंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक को। ये संघात्मक की नहीं पढ़ाऊंगा, संघात्मक में भी तीन तरह की मिलेगी। एक होती है आपकी कौन सा संघ, एक होता है आपका जिसे आप कहते हैं अधिसंघ, महासंघ, कॉन्फिडरेशन। अधिसंघ या महासंघ, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडरेशन। दूसरा होगा संघ, यूनियन। तीसरा होगा फेडरेशन वाला संघ, जिसे हम कहते हैं परिसंघ। क्या कहते हैं? परिसंघ। इसलिए मेरे साथियों ये जो संघीय प्रणाली है, ठीक है, संघीय प्रणाली, इसे आप संघीय प्रणाली भी लिख सकते हैं, संघीय, इसे आप संघीय प्रणाली लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली। तो जो तीन तरह के संघ होते हैं ना, जो तीन तरह के संघ होते हैं, महासंघ या अधिसंघ, केवल संघ या परिसंघ, तीनों की बात बताऊंगा, तीनों की। अभी देखो मेरे साथियों, इन दोनों गवर्नमेंट के नाम बताता हूं, और भी नाम है इनके, और भी नाम है। ठीक, इन दोनों को मैं उठा करके आगे ले जा रहा हूं, यहां तक की बातें नोट होंगी, यहां तक की। मेरी क्लास में पेन हाथ में और कॉपी पर चलना हमेशा चाहिए। जिसका पेन कॉपी पे चलेगा, वादा मेरा है ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलूंगा। विद्या रानी साथ में है, मां सरस्वती वाणी पर बैठी हुई है, झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहना, ईमानदारी से, है ना। अब इन दोनों गवर्नमेंट को पकड़ रहा हूं मेरे साथियों, इन दोनों गवर्नमेंट को, इनके और नाम आपको बता रहा हूं। देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। एक तरफ लिखा मैंने पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोले तो संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, संसदीय सरकार। और दूसरी तरफ लिखा मैंने, दूसरी तरफ लिखा मैंने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है भाई, अध्यक्षात्मक सरकार। अब जरा मेरे साथियों दोनों को गौर से देखो, दोनों को, इनके और भी नाम है, इनके और भी नाम है। मैं आपको अदर नेम भी ही बता रहा हूं आपको, ये इन नामों से भी पेपर में आ जाती हैं, ये इन नामों से भी पेपर में आ जाती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इनके अन्य नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, ये मैं पढ़ाऊंगा सब, परेशान मत होना। अन्य नाम की बात करें तो संसदीय सरकार को ही मेरे साथियों क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री सरकार, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार, प्रधानमंत्री सरकार। क्योंकि इसमें आपको एक प्रधानमंत्री मिलता है, पीएम्स गवर्नमेंट, पीएम्स गवर्नमेंट इसे बोला जाता है, क्योंकि यहां आपको प्रॉपर एक प्राइम मिनिस्टर मिलता है, जबकि कहां नहीं मिलेगा? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका, अमेरिका में प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताओ अमेरिका में प्रधानमंत्री कौन है? अमेरिका में प्रधानमंत्री कौन है? इसी सरकार को क्या भी कहते हैं? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। 1 मिनट का समय देना बच्चे, 1 मिनट का समय देना पानी के लिए।
ठीक है। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार बोले तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है भाई, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। इसके अलावा और क्या नाम है इसका, इसी को आप लोग बोलते हो मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार इसको बोला जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार बोले तो कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट इसे बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या बोलते हैं साथियों इसे, तो इसी को नाम दिया जाता है मेरे भाई, याद रखना, अस्थाई सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, अस्थाई सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, टेम्पोरेरी गवर्नमेंट। और इतना ही नहीं मेरे साथियों, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ब्रिटेन, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ब्रिटेन, जहां से हमने बहुत कुछ सीखा। और ब्रिटेन की जो संसद है, उसकी जो सड़क है, ब्रिटेन की जो संसद है उसकी जो सड़क है, रोड है, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर। तो इस गवर्नमेंट का नाम एक और है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार भी इसको बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर सरकार भी इसे बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है साथी, वेस्टमिंस्टर सरकार भी इसको बोला जाता है। बताइए, ये इसके अदर नेम है, ये इसके अदर नेम। सर इधर क्या हो जाएंगे, मैं कहूंगा बस इधर अगर नाम लिखना है तो बेटा गैर लगा दो, गैर, क्योंकि ये इसकी ठीक अपोजिट है, ये इसकी ठीक अपोजिट है, ये इसकी क्या है, ठीक अपोजिट होती है मेरे साथी, ये इसकी ठीक अपोजिट होती है। तो गैर शब्द लगाते हुए नाम लिख दो, गैर शब्द लगाते हुए नाम लिख दो। जैसे यहां प्रधानमंत्री सरकार, ये हो जाएगी गैर प्रधानमंत्री सरकार, गैर प्रधानमंत्री सरकार, गैर प्रधानमंत्री, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, गैर प्रधानमंत्री सरकार, नॉन पीएम गवर्नमेंट। उत्तरदायी सरकार, यहां क्या हो जाएगी, गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार। इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मंत्रिमंडलीय सरकार, गैर मंत्रिमंडलीय सरकार, गैर मंत्रिमंडलीय सरकार, गैर मंत्रिमंडलीय सरकार, गैर मंत्रिमंडलीय सरकार। नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट, नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट, नॉन कैबिनेट, नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट, नॉन कैबिनेट गवर्नमेंट। अस्थाई सरकार, तो यहां क्या हो जाएगी, स्थाई सरकार, परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट। बताओ, ये इनके नाम जो हैं, किसी भी नाम से आए घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गैर का मतलब होता है पराया। जैसे गुड़िया, मैं आपसे कहूं आप मेरे अपने हो, और कल मैं आपसे कहने लगूं नहीं गुड़िया आज आप मेरे पराये हो गए, मतलब कल तक मुझे आप मेरे स्टूडेंट थे, ठीक, आपसे मुझे लगाव था, आप मुझसे पढ़ते थे, लेकिन परसों आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको जानता तक नहीं हूं, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। ये होता है गैर, ये होता है गैर। समझ में आया, समझ में आया। तो मेरे साथियों ये इसके नाम हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पीएम होता है तो प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। एक उत्तरदायी सरकार मिलेगी आपको, मंत्रिमंडल मिलेगा, कैबिनेट मिलेगी। अस्थाई सरकार मिलती है, क्यों मिलती है बताऊंगा, सब पढ़ोगे। वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट क्यों कहते हैं इसको, वेस्टमिंस्टर कई बार आ जाता है। इनमें से कौन सी विशेषता वेस्टमिंस्टर सरकार की है या नहीं है, बच्चा खोपड़िया हो जाता है एग्जाम हॉल में बैठा बैठा, ई ससुर ये कौन सी सरकार है,
एक तो संसदीय पढ़ी है, मास्टर ने पढ़ाई थी, एक संघात्मक बताई थी मास्टर ने, एक एकात्मक बताई थी, एक अध्यक्षात्मक भी बताई थी। लेकिन ये ससुर वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट कौन सी आ गई? तो वेस्टमिंस्टर क्यों है नाम? क्योंकि मेरे साथियों पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो जनक है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन होता है इसका जनक, ब्रिटेन होता है इसका फादर। कौन होता है इसका फादर? ब्रिटेन होता है इसका जनक, ब्रिटेन होता है इसका फादर। तो भैया ब्रिटेन की पार्लियामेंट की जो सड़क है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की जो सड़क है वो क्या है? वेस्टमिंस्टर नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टमिंस्टर। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में नॉन लगाते जाओ, नॉन पीएम, नॉन इररेस्पॉन्सिबल यानी गैर उत्तरदायी, नॉन कैबिनेट गैर मंत्रिमंडल, या फिर यहां अस्थायी थी, यहां कैसी होगी? स्थायी। क्लियर? इतनी बात क्लियर? सर स्थायी सरकार उत्तर कोरिया में है। मेरे साथियों सारी चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं आपको कोई इंट्रोडक्शन फिर इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा। अगली क्लास से टॉपिक चलाऊंगा और टॉपिक भी बता देता हूं, टॉपिक भी आपको बता देता हूं। टॉपिक जो अगली क्लास से चलने वाला है मैं यहीं से आपकी शुरुआत करूंगा। ये है मेरे साथियों आपका टॉपिक, ये रहेगा अगली क्लास का टॉपिक, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यहीं से आपको सारी चारों की चारों सरकारें बताऊंगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संसदीय सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आपकी संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट, और साथ में यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक सरकार। सर वंशानुगत सरकार कैसी होती है? वंशानुगत का मतलब होता है मेरे साथी, वंशानुगत कभी सरकार नहीं होती। सुनना मेरी बात को, वंशानुगत कभी सरकार नहीं होती, ठीक है? वंशानुगत राजा का पद होता है, वंशानुगत राजा का पद होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, जहां वंशानुगत सिस्टम होता है उसे आप रिपब्लिक नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल यश भैया, गणतंत्र की इंग्लिश होती है आपकी रिपब्लिक, गणतंत्र की इंग्लिश होती है रिपब्लिक, ठीक है? और रिपब्लिक कंट्री उसको कहते हैं, जैसे हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, राजा चुना जाता है, निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, जो चुनाव जीत कर बनता है, वो कंट्री रिपब्लिक होते हैं। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ठीक है? ब्रिटेन एक नॉन रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि उसके यहां राजा है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। जनार्दन भाई कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जिस तरीके से लिखाता हूं ठीक उसी तरीके से लिखिए, यही आपके लिए नोट्स होंगे। क्योंकि अपनी राइटिंग में जब आप तरीके से चीजों को समझते हुए लिखेंगे, इससे बेहतर नोट्स नहीं होते, इससे बेहतर नोट्स नहीं होते। आपने फिर वही बात कह दी जो मैं क्लास के बीच में बोला था कि मास्टर पागल है, एक भी लाइन नहीं लिखता है, बस चीजों को खोलता रहता, खोलता रहता, खोलता रहता है। तो मेरे साथियों इन्हीं खोलने में से ही तो क्वेश्चन आएगा, यही बातें ही तो आपको क्वेश्चन देके जाएंगी। ये बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक पॉइंट यही तो क्वेश्चन देके जाएगा। आया समझ में? तो यही चीज जो मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं, मैं आपको ऐसे नहीं लिखने वाला कि गुड 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 नोट कर लो, ये हो गया बाबू, ये काम यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? मुजाहिद क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक। अंजू ये लो पीछे, ये एक बच्चा कह रहा था सर फेडरल नहीं बताए। फेडरल पढ़ोगे आप? मैंने कहा ना चारों सरकार पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल संघीय और एकात्मक यूनिटरी, चारों सरकार बनाऊंगा, चारों सरकार पढ़ाऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो कल से टॉपिक वाइज शुरू हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए यहीं तक था, ठीक है? तो साथियों समझ में आ रहा होगा, चीजों को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चल रही होंगी, दिमाग में सेट होता चल रहा होगा मामला, ठीक है? इसी बढ़िया तरीके से ऐसे ही मैं मेहनत करते हुए आपको पढ़ाते जाऊंगा। बस इतना चाहता हूं मेरे साथ साथ ईमानदारी से मेहनत करते रहना, कॉपी में पेन से हर एक बात नोट डाउन करते रहना। आपकी अपनी राइटिंग में बनाए गए नोट्स आपको कभी भी किसी जगह फेल नहीं होने देंगे, वादा करता हूं, ठीक है? नितेश कैसा लगा क्लास? बढ़िया था, समझ में आया? लेकिन नितेश भाई शुरुआत की अभी 4 क्लास इससे पहले की भी हैं, उन्हें पढ़ लेना, कल संडे को उन्हें पढ़ लेना। जो भी साथी नए हो और पुरानी क्लासें छूटी हुई हैं चारों, वो भी बड़ी काम की है, उन्हें पढ़ लेना, उन्हें पढ़ लेना, ठीक? और सभी साथियों से कह देना जो भी आपके मिलने जुलने वाले हो, भाई संविधान मूल विधि की किसी समस्या हो, कैसा समाधान चाहिए, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, समाधान यहां मिल जाएगा जितेश सर से, ठीक? मिलता हूं कल मतलब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
तो अब क्या बच्चों